गत कक्षा में आपके साथ गुप्त शासकों के राजनीतिक इतिहास के बारे में चर्चा की गई थी, चाहे वो श्रीगुप्त हो या घटोत्कच हो, चंद्रगुप्त प्रथम हो या समुद्रगुप्त हो या रामगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त तक आपके साथ राजनीतिक इतिहास के बारे में चर्चा की थी। अब गुप्त काल में उनका प्रशासन कैसा था, इसके बारे में आपके साथ चर्चा की जाएगी। बेटा आपको बता दिया था कि कुछ गणराज्यों को छोड़ के प्राचीन भारत में शासन का स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक ही था, और राजतंत्रात्मक शासन में राजपद वंशानुगत होता है। वंशानुगत से आशय क्या होगा? पिता की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र ही गद्दी का उत्तराधिकारी होता है। किंतु गुप्त काल में 2 बार इस वर्जना का उल्लंघन किया गया। बेटा 2 बार उल्लंघन किया गया। इससे क्या आशय है? 2 गुप्त शासक ऐसे थे जिन्होंने अपने उत्तराधिकारियों का चयन वरिष्ठता के स्थान पर न करके योग्यता के आधार पर किया था। वह कौन कौन से गुप्त शासक थे? पहला बेटा आपको बताया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त का चयन योग्यता के आधार पर किया था, और इसी कार्य को आगे चलकर की कुमारगुप्त ने अंजाम दिया, और उन्होंने भी अपने उत्तराधिकारी का चुनाव योग्यता के आधार पर किया, और इसके लिए उन्होंने स्कंदगुप्त को अपना युवराज घोषित किया। अब बेटा गुप्त काल में उनके जो अभिलेख हैं उनमें क्यों राजा होगा, राज्य होगा तो वहां मंत्रिमंडल भी होगा, क्यों वो शासन के मामले में राजा को परामर्श देगा। गुप्त काल में जो अभिलेख हमें मिलते हैं उन अभिलेखों में केवल 2 ही मंत्रियों का उल्लेख मिलता है। बेटा कितने मंत्रियों का उल्लेख मिलता है? 2 मंत्रियों का उल्लेख मिलता है, और ये 2 मंत्री कौन कौन से होते थे इनके बारे में आपको याद रखना है। एक मंत्री का नाम तो बड़ा संधि विग्रहक था, संधि विग्रहक था, और दूसरे का नाम अक्षपटलाधिकर था, अक्षपटलाधिकर। ये 2 ऐसे मंत्रालय थे, 2 ऐसे मंत्री थे जिनका उल्लेख हमें अभिलेखों में मिलता है। अब ये मंत्री थे कौन, इनका कार्य क्या था? पहला मंत्री महासंधि विग्रह आए तब भी वही बात है, और संधि विग्रह आए तब भी वही बात है। ये मंत्री उस समय युद्ध और संधि का कार्य देखता था। जब पड़ोसी राज्य के साथ कोई युद्ध होता था या उसकी संधि करना होता था या शांति वार्तालाप करना होता था, इसका दायित्व महासंधि विग्रह अर्थात संधि विग्रह का ही होता था। अर्थात ये युद्ध और संधि का मतलब। दूसरा अक्षपटलाधिकर था। ये मंत्री रिकॉर्ड विभाग का मुखिया होता था। जहां राज्य के समस्त कर्मचारी हुआ करते थे उनका यहां रिकॉर्ड हुआ करता था। आजकल अक्सर ये कार्य सचिवालयों के द्वारा संपादित किया जाता है। जैसे हमारे देश में आए तो दिल्ली के सचिवालय में होगा, और राज्यों में आए तो राज्यों के सचिवालय हैं जहां राज्य के समस्त कर्मचारी होते हैं, उनके अभिलेख क्रमबद्ध होते हैं। ठीक इसी प्रकार गुप्त काल में अक्षपटलाधिकर एक ऐसा विभाग था जिसमें राज्य के समस्त कार्मिकों के या समस्त कर्मचारियों के रिकॉर्ड होते थे। इन 2 के अलावा अन्य मंत्री भी थे, किंतु उनका उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है। ये अन्य मंत्री कौन कौन थे इनके बारे में भी आपके साथ चर्चा कर ली जाए। बेटा ये इनमें रणभंडागारिक, कुमारमात्य, दंडपाशिक, और विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति स्थापक। ये अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय एवं विभाग थे। पहला बेटा कौन सा था? रणभंडागारिक। ये सैनिकों की रसद की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। दूसरा कुमारमात्य। इसके बारे में अगर आपको अलग से भी प्रश्न पूछे तो किस तरीके से करना है कि गुप्त काल का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन था?
कुमार माते था। और ये कहते कि अगला इसका कार्य क्या था। अगर आपसे पूछे आधुनिक काल में किससे इसकी तुलना की जाती है, अर्थात ये आधुनिक IAS की तरह था या गुप्त काल का सबसे बड़ा पदाधिकारी पूछे कि गुप्त काल का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन था, तब आपका उत्तर कुमार माते होगा। अगला दंडपाशिक, ये गुप्त काल का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी था। इसकी तुलना आधुनिक IPS से की जाती है या आधुनिक IPS की तरह का था। चौथा विनय स्थिति स्थापक, इसको आपको ध्यान रखना। अगर ये पूछे, ये गुप्त काल का वह पदाधिकारी था जो न्याय के साथ साथ शिक्षा का प्रबंध भी करता था। इसके अलावा महासेनापति होता था जो सम्राट के बाद सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था और रण क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था। ये आपको याद रखने। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री संधि विग्रह था जो युद्ध और संधि का मंत्री था। अक्ष पटलाधिकार जो रिकार्ड विभाग का मुखिया था। उसके बाद रण भंडागारिक जो सैनिकों की रसद की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। उसके बाद कुमार माते, यह गुप्त काल का सबसे बड़ा पदाधिकारी था और इसकी तुलना आधुनिक IAS के साथ की जाती है। दंडपाशिक, यह गुप्त काल का सर्वोच्च पुलिस पदाधिकारी था। इसकी तुलना आधुनिक IPS से की जाती है। अगला विनय स्थिति स्थापक, ये दो कार्य थे। आजकल हमारे क्या शिक्षा और न्याय अलग अलग होते हैं। ये उस काल में न्याय के प्रबंध के साथ साथ शिक्षा विभाग की भी देखरेख करता था। ये था केंद्रीय प्रशासन। और केंद्रीय प्रशासन होगा उसका विभाजन तो होगा ही होगा, नीचे की इकाइयों में वह क्रम से विभाजित होता हुआ आएगा। यही काल स्थिति गुप्त काल में थी कि गुप्त काल का केंद्रीय प्रशासन किस में विभाजित था। आपका उत्तर होगा प्रांत में। उसमें प्रांत को देश या भुक्ति कहा जाता था। यह शब्द है बेटा, आपको याद रखना। प्रांत को देश या भुक्ति कहा जाता था उसमें। और प्रांत का जो प्रांतपति होता था, जो मुखिया होता था, उसे भौगिक भी कहा जाता था, उसे उपरिक भी कहा जाता था, उसे भोगपति भी कहा जाता था, उसे राजस्थानीय भी कहा जाता था। अब गुप्त काल में हमें 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। यही बात मैंने आपको मौर्य साम्राज्य में बताई थी कि मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख था। ठीक उसी प्रकार गुप्तों का केंद्रीय प्रशासन था, वो भी 5 प्रांतों में विभाजित था। ये 5 प्रांत कौन कौन से थे? एक तो था बेटा सौराष्ट्र, और एक था अवंती जिसे पश्चिमी मालवा भी कहा जाता था। एक था एरण जिसे पूर्वी मालवा भी कहा था। तो कौन कौन से हो गए? सौराष्ट्र 1, अवंती अर्थात पश्चिमी मालवा 2, एरण अर्थात पूर्वी मालवा 3। इसके अलावा चौथा था तिरुभक्ति, ये वो हिस्सा है जो उत्तरी बिहार में पड़ता है। और 5वां था पुंड्रवर्धन, ये वो हिस्सा था जो उत्तरी बंगाल में पड़ता है। इसलिए गुप्तों का शासन भी अक्सर क्या संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि प्राचीन काल में जिस भी शक्ति का पाटलिपुत्र पर अधिकार होता था उसे संपूर्ण भारत का ही स्वामी माना जाता था। ये स्थिति गुप्तों की थी। तो यहाँ उत्तरी इनके पास 5 राज्य थे। 5 राज्यों के बारे में आपको बता दिया गया और शासन का स्वरूप वही रहा करता था। गवर्नर या प्रांतपति को क्या कहते थे और प्रांत को क्या कहते थे, इनका वृत्तांत कर दिया गया था। अब अगली बात, ये प्रांतीय प्रशासन था। इसमें आपको याद करना है बेटा, ये प्रांतीय प्रशासन नगरों में विभाजित था और इनका कार्य आधुनिक नगर पालिकाओं की तरह था। इनका कार्य आधुनिक नगर पालिकाओं की तरह था। ये नगर पालिकाएं की तरह था। इनका जो मुख्यालय था उसे अधिष्ठान कहा जाता था। अधिष्ठान, ये शब्द आपको याद रखने हैं। अधिष्ठान कहा था कि गुप्त काल में नगर अर्थात विषय का जो मुख्यालय था उसे क्या कहा जाता था? अधिष्ठान कहा जाता था। इस अधिष्ठान में, इस कार्यालय में उस समय नगर में नगर का शासन संचालित करने के लिए एक कार्यकारिणी हुआ करती थी, जिसके प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन थे उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। नगर श्रेष्ठ, ये नगर में छोटी छोटी व्यापारिक श्रेणियां थी
उन श्रेणियों का ये मुखिया हुआ करता था। दूसरा, पहला क्या था? नगर श्रेष्ठी। दूसरा क्या था? सार्थवा। कौन था? सार्थवा। ये जिले का प्रमुख व्यापारी हुआ करता था। तीसरा, प्रथम कुलिक। ये जिले के कारीगरों का मुखिया हुआ करता था। चौथा, प्रथम कायस्थ। ये जिले का प्रमुख लेखक हुआ करता था। और अगला था पुष्टपाल। ये कहते हैं कि उस समय भूमि मूल्यांकन अधिकारी था। राज्य की भूमि और नगर की भूमि का जो क्रय विक्रय होता था, नगर की भूमि का, वो इसी के माध्यम से होता था और इस काल में उसे भूमि मूल्यांकन अधिकारी कहा जाता था। ये प्रशासन पहला आपको क्या बताया बेटा? मोटे मोटे शब्दों में केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताया गया। उसके बाद आपको प्रांतीय प्रशासन के बारे में बताया गया और तीसरा आपको नगर शासन के बारे में बताया गया। चौथा आपको बड़ा एक छोटा सा, वैसे सीधा सा बताता हूँ कि गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी? ग्राम हुआ करती थी। ये बात मैंने आपको सारी बता दी। बड़ा पहले की वीडियो जो है उनमें भी बता दी गई कि एकमात्र वैदिक काल ऐसा था जहाँ प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार अर्थात कुल को कहते थे। इसके अलावा संपूर्ण प्राचीन भारत में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी, जो केंद्रीय हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त हुआ करती थी। ये आपके साथ मैंने संक्षिप्त में बेटा आपको गुप्त प्रशासन बताने की कोशिश की, जिसमें आसानी से, और ये बात आपको मैंने मुख्य रूप से बता दी है बेटा। कोई बात यदि आपको समझ में नहीं आए तो निसंकोच होकर के आप मुझे दूरभाष पे इस बात को पूछ सकते हैं। आज आपके साथ इतना ही वार्तालाप होगा। शुक्रिया।